हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर कवर करने वाले हैं फरवरी 2023 के लिए। दो एरियाज हैं जिन पे एम्फेसिस रहेगा स्पेशली, एक है नेशनल न्यूज़ और दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये बैंकिंग एंड फाइनेंस सिर्फ बैंकिंग के बच्चों के लिए नहीं है, इट एनकम्पासेस ऑल द एग्जामिनेशन। इनफैक्ट हम जो भी कुछ पढ़ते हैं मंथली करंट अफेयर में वो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम इसीलिए कैटेगरी वाइज पढ़ाते हैं। पूरे महीने में 5 वीडियोज़ आते हैं, जिसमें इस बार 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, 4th वीडियो है। डू नॉट वरी, पहले की वीडियोज़ नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है 2023 मंथली सीए का, 6 मंथ्स का भी बना हुआ है, 2022 मंथली सीए का भी बना हुआ है, डेली वीकली का भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट गो थ्रू किया कीजिए, राइट। सो हर महीने हम 5 वीडियोस लेकर के आते हैं अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। जैसे स्टेट न्यूज़ अलग ले ली, नेशनल और फिनेंस को अलग से ले लिया, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इंडेक्स को अलग से ले लिया। सो ताकि आप अपने हिसाब से, अपने एग्जाम के हिसाब से टॉपिक पिक करके पढ़ सकें। मेजॉरिटी जो भी हम पढ़ाते हैं सभी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। सिविल्स में बस कुछ एक टॉपिक्स नहीं आते, वो आप इग्नोर कर सकते हो, राइट। अब इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बिकॉज आप ये पूछते हैं, तो इसका पीडीएफ आप parchamclasses.in पे जाकर के ले सकते हैं। .in ध्यान रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ अवेलेबल है। बार बार पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। 2023 का करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन ऐप के ऊपर अवेलेबल है और ये ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। और जो एप्पल यूज़र्स हैं, आप मेल कीजिए parchamclasses06@gmail.com पे और यहाँ से आप स्टेप्स पता कर लीजिए किस तरह से आप ये ऐप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ सारे पीडीएफ, जितने भी करंट अफेयर के पीडीएफ हैं जो हम चैनल के ऊपर डील करते हैं, वो एक जगह मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ डू रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन। रही बात 2022 के सीए की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 चला गया लेकिन उसका करंट अफेयर अभी आप छोड़ नहीं सकते हो। अगले 6 से 8 मंथ्स तक जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें ये पूछा ही पूछा जाएगा। तो इसके लिए ऑलरेडी आपकी मदद के लिए करंट अफेयर की ईयर बुक लॉन्च कर दी है परचम ने। सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है, परचम ऐप से ले सकते हो। हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, इंग्लिश में ही अवेलेबल है सिर्फ हार्ड कॉपी, ये दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में। सो ये आपके घर तक पहुंच जाएगी। ऑर्डर कहाँ से कर सकते हैं, parchamstore.in से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आर लविंग दिस बुक, बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज, फीडबैक्स आ रहे हैं। एक लॉट ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, दूसरा लॉट बहुत जल्दी रनिंग आउट है। तो अगर जस्ट इन केस आपको ऑर्डर प्लेस करना है, जल्दी कर लीजिएगा। चलिए, सो बेसिकली आप परचम ऐप चेकआउट कर लो। काफ़ी सारे कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन और जो भी कुछ आपकी मदद के लिए अवेलेबल करवाया जा सकता है वो वहाँ पे डाला गया है। जैसे कि स्टैटिक जीके का कोर्स है, इसमें इनफैक्ट एसएससी फुल कवरेज भी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ आपको मिल जाएगा। नहीं तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मिल सकता है। टेस्ट सीरीज़ है। रिचा 10 अगर आप कोड लगाएंगे इंस्टेंट 10% ऑफ हो जाएगा। नहीं तो कोड्स चेकआउट कीजिएगा, कई बार सेल्स आती हैं, वीकेंड ऑफर्स आते हैं, कई बार 25%, 30% भी ऑफ हो जाता है, राइट। कई बार 40% होता है। सो डू चेकआउट दी कोड बिफोर बाइंग। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने यहीं पे दे दी है। अब हम चलते हैं हमारे किक स्टार्ट क्वेश्चन पे, ताकि एक बार दिमाग को हम स्टार्ट कर लें जैसे गाड़ी को किक स्टार्ट करते हैं। सो ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए दिया है। ट्राई कीजिए अगर आपको इसका आंसर आता है, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। अगर नहीं आता, डू नॉट वरी, आज पढ़ ही रहे हैं इसको जानने के लिए। सो आज के वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। विच प्रोग्राम और स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर प्रमोटिंग बैलेंस्ड यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। हिंदी में भी समझ लेते हैं। वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम या योजना शुरू की गई है। सो बेसिकली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो कम यूज़ करिए, बैलेंस तरीके से यूज़ कीजिए। इसको इस ऑब्जेक्टिव, इस एम के साथ एक स्कीम लाई गई है। उस स्कीम का या प्रोग्राम का नाम आपसे पूछा जा रहा है। अगर पता है लिख दीजिए, नहीं पता वेट कीजिए, आज सीखेंगे। चलिए, तो पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ नेशनल न्यूज़ का सेक्शन। फर्स्ट न्यूज़ इज फर्स्ट G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन चेन्नई। अब देखिए, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी चल रही है। अब G20 प्रेसिडेंसी के अंडर अलग अलग थीम बेस्ड मीटिंग्स होती हैं। जैसे हम थीम बेस्ड करंट अफेयर्स लेते हैं, इसी तरह से थीम बेस्ड मीटिंग्स होती हैं। ये वाली मीटिंग कौन सी थीम पे थी, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी। इसी तरह से हेल्थ वर्किंग ग्रुप होता है, बिजनेस वर्किंग ग्रुप होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो G20 की पहली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई, चेन्नई के अंदर हुई। कहाँ हुई, चेन्नई के अंदर हुई। जगह ध्यान रख लीजिएगा। और ये फरवरी की स्टार्टिंग में हुई थी। डिस्कशन के टॉपिक रहे K-12 एजुकेशन, टेक एनेबल्ड लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, इन सबसे रिलेटेड बातचीत हुई। और एक सेमिनार भी रखा गया IIT मद्रास रिसर्च पार्क के अंदर, रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। सो इतना सब कुछ याद नहीं भी रहे तो बस सीधे सीधे जगह याद रख लीजिएगा। तो देखो, चेन्नई जाना ही जाता है एजुकेशन के लिए, सो आप सीधे एसोसिएशन बिठा सकते हैं। आगे चलते हैं। So the next news is related to Quad countries.
अब यहीं पे पहले बता दो, क्वाड कंट्रीज सुना है कभी, क्वाड नेशन सुना है? 4 देश हैं जो मिलकर के क्वाड कंट्रीज बनाते हैं, और जो पैसिफिक ओशन है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना, वहाँ के वाटर्स पे अपना दबदबा थोड़ा बनाए रखने के लिए इन नेशंस की पहल या कोशिश रहती है कुछ ना कुछ साथ में करते रहने की। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं? अब देखिए वर्ल्ड मैप अगर आपके दिमाग में चल रहा है, सो यूएस, इधर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 नेशन हैं जो मिलकर के क्वाड नेशंस बनाते हैं। ठीक है, दिमाग में अगर मैप चलेगा ना बहुत मदद हो जाएगी, हर चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी। दिमाग ने ऑलरेडी, ब्रेन ने एक फीचर दे रखा है कि हम फोटोग्राफ्स की मदद से याद कर लेते हैं, तो बस मैप चलाइए दिमाग में। और इसी रीज़न से मैंने पूरा वर्ल्ड मैप याद करा रखा है आपको। स्टेट्स के बहुत सारे मैप्स मैं याद करवाती रहती हूँ, बिकॉज मैप्स आर अ वेरी हेल्पफुल लर्निंग टूल। चलो आ जाते हैं। क्वाड साइबर ग्रुप मीटिंग टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। क्वाड कंट्रीज की किससे रिलेटेड मीटिंग हुई? साइबर ग्रुप मीटिंग। साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी होती है, ऑनलाइन जो भी कुछ काम हो रहा है तो उसके अंदर कुछ किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन ना हो, तो उससे रिलेटेड ये मीटिंग हुई, राइट। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड समूह की बैठक हुई। कहाँ हुई? नई दिल्ली के अंदर हुई। जनवरी के एंड में थी, उस समय न्यूज़ नहीं कंपाइल हुई होगी, यहाँ डाल दी गई, नो प्रॉब्लम, हमें पढ़ने से मतलब है। सो ये जो ग्रुप है इसने डिस्कस किया साइबर सिक्योरिटी में हम हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। और रही बात 4 क्वाड कंट्रीज़ की, वो मैंने आपको बता दी, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना क्वाड कंट्रीज़ का, ये दिया गया था फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी ने, और इन्होंने कहा था कि भाई ऐसे कोऑर्डिनेशंस हम बनाएं ताकि मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है इन कंट्रीज़ का आपस में बढ़े। इंडियन ओशन में जब सुनामी वगैरह आई थी उसके बाद के ये सजेशन था उनका। और 2022 का जो क्वाड समिट था, जो मेन एनुअल समिट होता है, वो जापान के अंदर हुआ, और अब अगला जो होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी स्टैटिक जानकारी भी मिल गई। देखो मैं हमेशा बताती हूँ, करंट अफेयर सिर्फ आइसोलेशन में पढ़ोगे तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। करंट के साथ साथ, अब जैसे हमने यहाँ पे क्वाड की बात की, तो क्वाड कब बना, कैसे बना, क्या काम करता है, थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन पढ़ना अच्छा रहता है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से भी देखे जाते हैं, देखे जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एलोरा। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा, आ सकता है कि प्रोजेक्ट एलोरा का फुल फॉर्म बताइए, या ये किससे डील करता हुआ, या इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया और पूछा गया कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये काम किया गया, राइट। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो थोड़ा सोचा करो कि एग्जामिनर पूछेगा तो क्या पूछ सकता है। अब हम प्रोजेक्ट एलोरा पढ़ते हैं। देखो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च जो है वो हेल्प कर रहा है रेयर इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनको प्रोजेक्ट एलोरा के थ्रू। प्रोजेक्ट एलोरा का मतलब होता है, फुल फॉर्म देख लीजिए, इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस इन इंडिया। सो जितनी भी हमारी रेयर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको और हाईलाइट करने के लिए, उनको और बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा चला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू हो रहा है। और एलोरा का फुल फॉर्म समझ में आ गया, इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस इन इंडिया। इसके तहत ना 3 जो लैंग्वेजेस हैं उन पर स्पेशल फोकस है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? गोंडी, मुंडारी और ईदू मिश्मी, ये सब ट्राइब्स हैं, तो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं ये 3, इनके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस है। और डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि ऑनलाइन प्रेजेंस इन लैंग्वेजेस का आ सके, राइट। देन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स या एजुकेशन, लोकल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना, कल्चर जो है फ्यूचर जनरेशन्स तक पहुँचे, इन सब के चलते प्रोजेक्ट एलोरा 3 कौन सी लैंग्वेजेस हैं? गोंडी, मुंडारी और ईदू मिश्मी। चलिए, इंडिया वेलकम्स कॉन्गो टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में स्वागत किया। किसका किया? कॉन्गो का। कॉन्गो जो देश है वो ISA का पार्ट अब बन चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के शुरू किया था, एंड वेरी मेनी कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ इट नाउ। सो इसके बारे में देख लेते हैं। मेन न्यूज़ बस इतनी सी है, पर अब आपको ISA के बारे में पता होना चाहिए। सो ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइमरी फोकस क्या है? जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी, उसको कैपिटलाइज करना, और फिनेंसिंग सोलर डेवलपमेंट बेसिकली प्रमोट करना, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी को कम करना। नोडल एजेंसी जो है वो इम्प्लीमेंट करती है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये कॉन्सेप्ट है इनका। वन सन एक दुनिया है, एक सन है, एक दुनिया है, एक ग्रिड होनी चाहिए, यानी सब सोलर एनर्जी की तरफ जुड़ जाएं। सो दिस इज इट। उसके अलावा अब इसको शुरू कब किया था? अगर आप कॉन्गो के बारे में सोच रहे हो तो ये अफ्रीका दिख रहा होगा आपको, दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फुल नेम है, वैसे कॉन्गो कहते हैं। तो PM ऑफ इंडिया ने एंड PM ऑफ फ्रांस ने इसको 30 नवंबर 2015 में लॉन्च किया था। एंड एट दी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21, कौन सा कॉप था वो? COP21 था, UNFCCC का, पेरिस के अंदर, जहां इसको लॉन्च किया गया था।
तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक 1000 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन की कैपेसिटी एक टारगेट रखा गया है बाय 2030 और इसी से जुड़ा हुआ सारा काम चलता रहता है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया के अंदर है। गॉट इट। ये कांगो से रिलेटेड कुछ स्टैट्स हैं जो आप फर्दर देख सकते हो। ओके। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स पीएम कुसुम स्कीम टिल मार्च 2026। सो पिछले महीने ही हमने पीएम कुसुम स्कीम के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की थी, राइट। पीएम कुसुम स्कीम क्या है? जो फार्मर्स हैं उनको एनर्जी सफिशिएंट बनाने के लिए सोलर पैनल्स जो हैं वो फार्मिंग में यूज़ करें, ये टारगेट रखा गया। और उसके साथ पीएम कुसुम स्कीम, कुसुम क्या होती है? कुसुम फूल को बोलते हैं। सो गार्डनिंग, बागवानी, एग्रीकल्चर, इन सब से आप जोड़ सकते हैं याद रखने के लिए। अब इसको 2026 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सो पीएम कुसुम का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। सो कोई भी स्कीम होती है यूजुअली एक्रोनिम के अंदर होती है, यानी शॉर्ट फॉर्म में होती है, उसका एक्सपैंडेड नेम आपको पता होना चाहिए। सो ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोविड आ गया था बीच में, तो वो जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए थे वो नहीं अचीव हो पाए। ये 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी और 30,800 मेगावाट कैपेसिटी 2022 तक ऐड करना इसका एम था और सेंट्रल फंडिंग इसको मिली थी 34,422 करोड़ की, राइट। चलिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास, ये मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था, राइट। जाते जाते जो हम साइनिंग ऑफ क्वेश्चन करते हैं, सो साइनिंग ऑफ क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि बताइए विच स्कीम वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ क्राफ्ट्समैन इन द कंट्री। जो कारीगर होते हैं उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए इस बार बजट में कौन सी स्कीम को अनाउंस किया गया है? एंड दैट इज पीएम विकास। कारीगरों का विकास हो, क्राफ्ट्समैन का विकास हो। फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान माने जाते हैं क्राफ्ट्समैनशिप के, है ना। जो भी चीज़ें बनाई हैं ऐसा माना जाता है विश्वकर्मा जी ने बनाई हैं, तो इससे रिलेटेड हो गया। इस स्कीम को अनाउंस किया था फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बजट प्रेजेंटेशन के दौरान। मेन ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने आपको बताया, क्राफ्ट्समैन जो हैं, जो भी कारीगर हैं, उनके स्टेटस को इम्प्रूव करना। कैसे? उनको ट्रेनिंग भी दोगे, आउटरीच भी बढ़ाओगे, फिनेंशियल सपोर्ट भी दोगे, तो मार्केट से जोड़ोगे भी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी हेल्प करोगे, तो ये सारी चीज़ों से ही, और डिजिटल पेमेंट मोड से जोड़ोगे, इससे उनका विकास होगा। ये हिंदी में यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जब कभी भी आपको पोस्टर दिखता है ना करंट अफेयर्स में, तो उसको पढ़ा कीजिए, उसमें भी कई इन्फॉर्मेशन होती है। चलिए, सो पीएम विकास स्कीम न्यूज़ तो हो गई ख़त्म, इससे जुड़ी हुई और कुछ बातें देख लीजिए। सो इसका एम है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। वो कैसे होगा? जब आप सारे एरियाज़ को आत्मनिर्भर करते चलेंगे। उसके अलावा ग्लोबल रेप्यूटेशन भी मिलेगा, बिकॉज इंडिया के जो कारीगर होते हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो ग्लोबल लेवल पे बहुत जाना जाता है, जैसे कि कश्मीर की कारपेट्स हो गए, राइट। तो इससे हमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी क्या बोलेंगे हम, ख्याति मिलेगी, है ना। विल बी नोन इन द इंटरनेशनल मार्केट। और हिंदुइज्म के हिसाब से विश्वकर्मा इज़ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्स। जो भी कुछ बनाया जाता है वो विश्वकर्मा जी बनाते हैं। जैसे द्वारका, कृष्ण जी की द्वारका कही जाती है, विश्वकर्मा जी ने बनाई। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। मिष्टी अमृत धरोहर पीएम प्रणाम, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन द बजट। वेरी इंपॉर्टेंट सब कुछ है जो भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें से भी जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होगा वो मैं आपको बताते चलूँगी। अब देखिए, इस बार का जो बजट अनाउंसमेंट आया था उसमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव, स्कीम्स वगैरह भी अनाउंस की गई थी कि ये लागू की जाएंगे। अब उन्हीं में से कौन कौन सी है? मिष्टी, अमृत धरोहर। तो देखो, ये इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, धरती से जुड़ा हुआ है, तो धरोहर समझ में आ जाएगा। पीएम प्रणाम, पीएम नमस्ते स्कीम अलग है, नमस्ते और प्रणाम दोनों डिफरेंट हैं, ये प्रणाम है, ठीक है। तो प्रणाम इकोलॉजी से जुड़ी हुई है, मिष्टी इकोलॉजी से जुड़ी हुई है, धरोहर इकोलॉजी से जुड़ी हुई है। समझ में आ गई? अब देख लेते हैं। तो फिनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया अपने बजट स्पीच के अंदर कि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, जो सप्तऋषि उन्होंने 7 पॉइंट्स बताए थे उनमें से, और उसके तहत मिष्टी स्कीम लॉन्च होगी। नंबर 1, मिष्टी का फुल फॉर्म देख लीजिए, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, ये इसका फुल फॉर्म है। मैनग्रोव वो दलदली इलाकों में जो पेड़ होते हैं जिनकी रूट्स, एरियल रूट्स होती हैं, ज़मीन से ऊपर उठ करके आती हैं, है ना। जो बंगाल के जितने भी मैनग्रोव एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। सो मैनग्रोव से रिलेटेड जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है और उसको थ्राइव करवाना है, उससे जुड़ी हुई मिष्टी स्कीम है। मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम। ओके, अब ये क्या फैसिलिटेट करेगा? मैनग्रोव प्लांटेशन ऑन सॉल्ट लैंड अलॉन्ग विथ सी कोस्ट ऑफ
इंडिया अलॉन्ग सी कोस्ट। तो मैंग्रोव प्लांटेशंस, जितने भी सॉल्टी एरियाज है वहीं पे मैंग्रोव्स होते हैं, तो वहाँ पे मैंग्रोव प्लांटेशन को और बढ़ावा दिया जाएगा ताकि हमारी जो सी कोस्ट है उसको भी थोड़ा हम प्रिजर्व करके रख सकें। और एफॉरेस्टेशन, जो कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनमें एफॉरेस्टेशन यानी और पौधारोपण के ऊपर ये फोकस करता हुआ मिष्टी स्कीम है। फाइन। मैंग्रोव मैंने आपको बता दिया ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं जो वेट एरियाज में उगते हैं और उनकी एरियल रूट्स होती हैं ज़मीन से ऊपर आती हुई। फिर मैंग्रोव के बारे में कुछ फैक्ट्स और देख लीजिए कि मैंग्रोव कवर अगर हम बात करें टोटल इंडियन जोग्राफिकल एरिया में 0.15% ही मैंग्रोव कवर है, लेकिन वो क्रिटिकल है बिकॉज वहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है। जैसे कि स्टेट ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो इंडिया के पूरे मैंग्रोव का यानी दिस 0.15% का 42.45% वेस्ट बंगाल में ही लाई करता है। ओके, देन सुंदरबन वाला जो पूरा इलाका हो गया। देन इंडियन मैंग्रोव बहुत लिमिटेशन फेस कर रहे हैं, जैसे कि खारापन बहुत बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, डायरनल टाइडल इनंडेशंस हो गए। सो ये सारे चैलेंजेस के वजह से जो मैंग्रोव हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और हमें एफॉरेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, उसके अलावा भी कुछ स्टेट्स के अंदर मैंग्रोव फैले हुए हैं। फिर हम आते हैं अमृत धरोहर। कौन सी स्कीम पे आ रहे हैं हम? अमृत धरोहर पे आ रहे हैं। सो ये जो स्कीम है नेक्स्ट 3 ईयर्स में इम्प्लीमेंट होगी। क्यों? अमृत धरोहर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनकरेज ऑप्टिमम यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड एनहांस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और जो वहाँ कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। तो देखो अमृत धरोहर, अमृत धरोहर तो ये वेटलैंड, जैसे रामसर साइट्स में आप पढ़ते हो ना वेटलैंड्स, जहाँ पे भी नमी होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उन एरियाज़ के आसपास इकोलॉजी बहुत थ्राइव करती है, यानी बहुत सारे पशु पक्षी और पर्यावरण उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे एरियाज़ को ऑप्टिमम यूज़ करना इन वेटलैंड्स को इस स्कीम के तहत किया जाएगा। ओके, लेक्स और कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। अमृत धरोहर वो था मिष्टी। अब हम तीसरे पे चलते हैं, क्या नाम से है वो? प्रणाम। प्रणाम तो पीएम प्रणाम फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो माँ को प्रणाम, सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम, ऐसे करके प्रणाम याद रखिएगा कि ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसके अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को क्या किया जाएगा? ये रहा आपका किक स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीज़ें यूज़ मत कीजिए, बैलेंस तरीके से कीजिए ताकि धरती को हम वापस से रिजुविनेट भी कर सकें, वरना ये सब जाएगा मिट्टी के अंदर, वाटर बॉडीज़ में और सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए टू एनकरेज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्रमोटिंग बैलेंस्ड यूज़ ऑफ ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, इससे सब्सिडी बर्डन जो है गवर्नमेंट में वो भी कम होगा, है ना। उसके अलावा भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी खोले जाएंगे, जिससे कि नेचुरल फार्मिंग 10,000 बायो इनपुट प्रोसेसिंग सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, राइट। और इन्हीं सेंटर्स के थ्रू माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क डेवलप किया जाएगा कि भाई फर्टिलाइजर्स बहुत सारे ना डालने पड़े, माइक्रो फर्टिलाइजर्स से ही काम हो जाए, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाए। एंड मोर देन 1 करोड़ फार्मर्स नेक्स्ट 3 सालों के अंदर इसके साथ में जोड़े जाएंगे। फाइन, आई होप ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। कैग्स, कैग क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग्स 6th SCO SAI लीडर्स मीटिंग हेल्ड इन लखनऊ। सो कैग की 6th एडिशन की शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की साई लीडर्स मीटिंग। नाउ व्हाट इज दिस साई? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। सो SCO की ऑडिटिंग से रिलेटेड मीटिंग की गई और वो कैग ने हेल्ड की, कहाँ हेल्ड की? लखनऊ के अंदर की, ठीक है जी, होल्ड की, नॉट हेल्ड की। सो इतनी तो बात हो गई। और ये मीटिंग को इनॉग्रेट किया गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है? आनंदीबेन पटेल जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया। थीम रही इंटीग्रेटिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट। सो जब ऑडिटिंग हो रही है SCO के सारे काम की, तो उसमें एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को भी शामिल किया जाए। और इंडिया के पास, इंडिया में क्यों होस्ट हुई है? प्रेसिडेंसी है SCO की प्रेसिडेंसी, और हर साल ये चेंज होती रहती है मेंबर स्टेट्स के अंदर। इस बार की थीम क्या है? इंडिया 2023 थीम फॉर SCO इज टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO। और CAG कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? एक और मुर्मू, कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट और दूसरे मुर्मू कैग हैं। चलिए आगे चले। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। देन भूपेंद्र यादव लॉन्चेस सेव वेटलैंड्स कैंपेन इन गोवा।
सो सेव वेटलैंड्स कैंपेन भूपेंद्र यादव जी ने कहाँ लॉन्च किया पूछा जाए तो गोवा से लॉन्च किया है, और वहाँ पे काफ़ी सारे वेटलैंड है, और पहला रामसर वेटलैंड भी घोषित हुआ। कौन सा? नंदा लेक। नंदा लेक को पहला रामसर साइट घोषित किया गया गोवा से, और यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया सेव वेटलैंड कैंपेन। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस वन लाइनर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी टू गेट यूनेस्को हेरिटेज टैग। विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई? विश्व भारती यूनिवर्सिटी तो ये है शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, है ना। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है उसको मिलेगा यूनेस्को का हेरिटेज टैग। हेरिटेज टैग वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है जो अभी भी चल रही है, और साथ ही साथ इसको हेरिटेज यूनिवर्सिटी का टैग दिया जा रहा है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वन ऑफ इंडियाज़ मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी जो कि शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएटेड है। और अब इसकी अगर हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये जो यूनिवर्सिटी 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शुरुआत की थी इसकी। इसका नाम उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे ही था, लेकिन बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गई बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर कर दी गई थी, राइट। फिर उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग मिल गया, और फिर पोजीशन आने लग गई वाइस चांसलर की। तो पहले वाइस चांसलर कौन बने? रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही सुपुत्र रथिंद्रनाथ टैगोर जी बने, और उन्हीं के पोते हैं कौन? अमर्त्य सेन, जिनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो रथिंद्रनाथ टैगोर जी के पापा भी नोबेल प्राइज़ विनर थे और इनके पोते भी नोबेल प्राइज़ विनर थे। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को। एंड व्हाट एल्स? विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कल्चरल फेस्टिवल्स लगते रहते हैं, जैसे पौष मेला हो गया, बसंत उत्सव हो गया, एट्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं PMAYU यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अर्बन यानी शहरों के लिए जो होता है। स्कीम एक्सटेंडेड अप टू नेक्स्ट ईयर, तो एक और साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया बिकॉज बहुत सारे घर ऐसे थे जो कंस्ट्रक्शन के बीच में हैं और उनके लिए फिनेंशियल आउटले यूज़ हो चुका है, मतलब इशू कर दिया गया है, तो पूरा होने दीजिए इन प्रोजेक्ट्स को, और इसलिए एक साल तक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की अवधि बढ़ा दी गई है। बस इतनी सी बात है। एंड हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। स्कीम का एम था जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ हैं, बेसिकली लोअर इनकम ग्रुप्स जो होते हैं, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम थी ये, जो रूरल में भी चलती है, अर्बन में भी चलती है, तो ये वाली अर्बन की है। और 2022 तक इसका एक टारगेट रखा गया था, और उसके हिसाब से अभी 1.12 करोड़ हाउसेस अभी और कंस्ट्रक्ट होने, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए इसको एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए, लॉन्च कब किया गया था इसको? 2015 के अंदर किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड युवा संगम पोर्टल, तो जो शिक्षा मंत्रालय है उसने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों किया है? संगम मतलब दो चीज़ों का मिलना, तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं और रेस्ट ऑफ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच में संगम करने के लिए, यानी कि इनकी कल्चरल एक्सचेंज करने के लिए, दोनों जगह के कल्चर्स डिफरेंट हैं, तो इंटरमिक्सिंग करने के लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड एट इंदिरा गांधी कला केंद्र दिल्ली। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया। एंड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी शुरू किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री का, उसके तहत इसमें 1000 यूथ जो हैं एज ग्रुप 18 to 30 ईयर्स के, जिसमें से 300 जो होंगे आउट ऑफ 1000 वो नॉर्थ ईस्ट के होंगे एंड 700 रेस्ट ऑफ इंडिया के होंगे। इनके आपस में कल्चरल एक्सचेंजेस करवाए जाएंगे। देन एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर हम बात करें, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में अनाउंस किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140th बर्थ एनिवर्सरी पे। चलिए मुझे बता दीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ डे कब आता है, और उस दिन एक इम्पॉर्टेंट नेशनल डे भी पड़ता है, तो बताइए वो तारीख बताइए, ठीक है। एंड वॉज लॉन्च बाय फिनेंस मिनिस्टर इन द बजट, और ये लॉन्च फिनेंस मिनिस्टर ने किया था, लेकिन ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। सदर्न इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन तुमकुरू कर्नाटका। ओके, तुमकुरू कर्नाटका के अंदर साउथ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, राइट। अब देखिए 2019 में जब गति शक्ति स्कीम लॉन्च की गई थी, तो पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था कि भाई गवर्नमेंट प्लान कर रही है 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 2 डिफेंस कॉरिडोर्स रेडी करने के लिए।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी हो रही है और वहाँ से बहुत बढ़िया सी कनेक्टिविटी है, रेल, रोड, एयर, वाटर सबकी या मेजॉरिटी की, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फटाफट से डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुँच सके, है ना। अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो उसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहा गया, वो हब जैसा डेवलप हो जाएगा। और उसी के तहत साउथ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ, तुमकुरू के अंदर शुरू किया गया। सो फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया है एंड इसको नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत डेवलप करवाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें तुमकुरू प्रोजेक्ट की, तो उसमें देखिएगा कि तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है वो पूरी, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास में है, मैंगलुरु पोर्ट पास में है, मुंबई चेन्नई नेशनल हाईवे 48 यहाँ से जा रहा होता है पास से ही। देन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम यहाँ पे पूरा है, तो ये एक हब की तरह डेवलप हो जाएगा। और ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है साउथ इंडिया का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। ऑफकोर्स जहाँ इतना सारा कनेक्टिविटी है, प्रोडक्शन चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियल हब बन जाएंगे वहाँ पे ग्रोथ बढ़ जाएगी, राइट। और आत्मनिर्भर भारत के लाइन पे ही है और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है जी, आई होप इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है समझने वाला, है ना। फिर हम आते हैं ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त न्यूज़ में बहुत बना रहा, अगर आपने न्यूज़ थोड़ी बहुत भी फॉलो की होगी। जब टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया तो हमने यहाँ से काफ़ी सारे एड पहुंचाई है टर्की, और वो कौन से ऑपरेशन के तहत पहुंचाई, ऑपरेशन दोस्त के तहत पहुंचाई। सो टर्की वाज हिट बाय 7.8 रिक्टर अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल होती है जिससे हम अर्थक्वेक का कंपन नापते हैं। टू हेल्प पीपल ऑफ टर्की, इंडिया लॉन्च ऑपरेशन दोस्त और C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट जो कि हिंडौन एयरबेस से उसने उड़ान भरी। उसके अंदर हमने काफ़ी सारी राहत सामग्री भी हो गई, यहाँ से मेडिकल स्टाफ भी हो गया, जो डॉग स्क्वाड है वो सब भी भेजे। एयरक्राफ्ट हिंडौन एयरबेस से शुरू हुआ जो कि यूपी गाजियाबाद में लाई करता है और लार्जेस्ट एयरबेस है एशिया का, राइट। चलिए, फर्स्ट G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग। अब देखिए, जब हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी उसमें हमने फर्स्ट G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बात की थी, वो चेन्नई के अंदर हुई थी। अब ये फर्स्ट G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है। कहाँ हुई? दिस वाज कंडक्टेड इन बेंगलुरु, याद रहेगा। सो पिक्चर देख लीजिए, बेंगलुरु के अंदर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हुई और इसको होस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। थीम रही लाइफ एज एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रॉस कटिंग। फोकस क्या रहा? फोकस क्या होगा, आपको थीम समझ में आ रही है तो कैसे हम सस्टेनेबिलिटी बना के रख सकते हैं, कैसे वाइज यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का, कैसे हम रीस्टोर या एनरिच कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, एफिशिएंसी कैसे लेकर के आए रिसोर्सेज के प्रॉपर यूज़ में, यही सारी थीम के अराउंड बातचीत रही। चलिए, यूनियन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह इनॉग्रेट्स मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23। अंत्योदय सर्वे किया गया 2022-23 का। किसने इनॉग्रेट किया जी इसको किया गिरिराज सिंह जी ने, जो कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसके हिसाब से ये देखा गया कि सर्वे का बेसिकली पर्पस क्या है। ये सर्वे करता है कि जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो ग्रास रूट तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। ठीक है, पर्पस है टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स एंड लाइवलीहुड, टू मेजर आउटकम्स थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस क्वेश्चनएयर के अंदर, जैसे कि 183 इंडिकेटर्स, 216 डेटा पॉइंट्स, 21 एरियाज़, इन सबको रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। फिर वहाँ से सारी बातचीत की गई, आपका एग्जिस्टिंग लेवल क्या चल रहा है और क्या क्या स्कीम्स पहुँची और क्या क्या मिलनी चाहिए और क्या चाहोगे सरकार से, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अंत्योदय सर्वे 22-23 पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने इसको इनॉग्रेट किया। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 23 इन बेंगलुरु। एरो इंडिया के बारे में कौन कौन से क्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स या कोई भी अगर नई चीज़ें वहाँ पे शो की गई हैं, वो हमने डिफेंस न्यूज़ में कवर किया, जो हमने स्टेट न्यूज़ के साथ में पढ़ी थी, राइट। यहाँ पे नेशनल पर्सपेक्टिव से एक ही चीज़ है कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया एयर शो 23 को, जो कि एशिया की बिगेस्ट क्या है, एग्जीबिशन है, एयर एग्जीबिशन डिफेंस की। एंड 14th एडिशन ये रहा, बेंगलुरु के अंदर इसको होस्ट किया गया और ऑर्गेनाइज इसको किया इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने, येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटका में। थीम रही
द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह के एग्जीबिशन या एयर शोज जब होते हैं ना, तो क्योंकि हम शो कर रहे हैं कि हम ये भी बना रहे हैं, हमने ये नया बनाया, हम इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इस एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स भी आप अट्रैक्ट करते हो, दुनिया की नज़रें आपकी तरफ आती हैं, राइट। सो ये सारे बेनिफिट होते हैं, ऑफकोर्स आप अपना शक्ति प्रदर्शन तो कर ही रहे हो। The main objective of the event to promote indigenous production and export of aerial platforms and attract foreign investments। ठीक है, तो आप क्या क्या इंटरनली बना रहे हो इंडिजिनसली वो आप दिखा दोगे, जो आप बना रहे हो उसकी क्वालिटी आप दिखाओगे तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, ये मेजर ऑब्जेक्टिव रहा। धरा एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ रिवर सिटी अलायंस हेल्ड इन पुणे। सो एक एनुअल मीटिंग हुई उन मेंबर्स की जो कि रिवर सिटी अलायंस का हिस्सा हैं, रिवर सिटीज अलायंस का हिस्सा जो है, उनकी एक मीटिंग हुई और उसका नाम क्या रहा, धरा। क्या नाम रहा, धरा। कहाँ हुई, पुणे के अंदर हुई। और इनका मेन एम क्या है, जो भी सिटीज़ की रिवर्स है ना, ये अलायंस किसका है, रिवर सिटीज़ का। सो अर्बन एरियाज़ में रिवर्स को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर ये डिस्कशन रहा। ठीक है, एंड धरा का फुल फॉर्म होता है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। एनुअल मीटिंग होती है, मैंने आपको बता दिया, और इसको ऑर्गेनाइज किया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, सो NMCG, इन एसोसिएशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। वाटर मिनिस्टर कौन है हमारे, जल शक्ति मिनिस्टर शेखावत जी, गज शेखावत जी लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट इन केस यू हैव मिस्ड आउट, गजेंद्र सिंह शेखावत। सो रिवर सिटी अलायंस के बारे में अगेन स्टैटिक पोर्शन है कि इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है रिवर सिटीज़, यानी वो सिटीज़ जो रिवर के किनारे बसी हुई हैं, जहाँ से रिवर क्रॉस होती है, उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ताकि किया जा सके। 30 सिटीज़ से शुरुआत हुई एंड करंटली इसमें 95 सिटीज़ हैं जो कि इस अलायंस के मेंबर हैं। और 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके सक्सेसफुल पार्टनरशिप से इस अलायंस को बनाया गया। एक तो जल शक्ति मिनिस्ट्री होगी, वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बिकॉज सिटी प्लानिंग अकॉर्डिंगली की जानी है। ठीक है, चलिए। PM मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल आदि महोत्सव ऑन February 16 इन न्यू दिल्ली। आदि महोत्सव, आदिकाल यानी ट्राइबल से रिलेटेड कुछ होगा, एग्जैक्टली। सो PM मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल आदि महोत्सव February 16 नई दिल्ली के अंदर ये हुआ, और इसका थीम रहा अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट्स, कल्चर, क्विजीन एंड कॉमर्स। सो ट्राइबल से जुड़े हुए सारी बातें, उनका कल्चर, क्राफ्ट, क्विजीन, कॉमर्स, यानी किस तरह से बिजनेस वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन का या हम कहें हाईलाइट का पार्ट रही। आदि महोत्सव एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। ओके, 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके इनिशिएटिव से होता है। एक तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही साथ में ट्राइफेड के साथ एसोसिएट करके काम करती है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो दूसरी मिनिस्ट्री नहीं है, डिपार्टमेंट है, तो ये साथ में करते हैं। और ये 2017 से इसकी शुरुआत हुई। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्राइबल कल्चर और जिस तरह से वो रहते हैं, क्या क्या करते हैं, उससे सारी बाकी जनता को अवगत कराना। ट्राइफेड अभी हमने एक नाम सुना है ना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इससे रिलेटेड कुछ स्टैट्स हैं जो आप देख सकते हो। सेंटर फॉर्म्स कमिटी फॉर मेकिंग कोस्टल शिपिंग गाइडलाइंस। सो जो केंद्र सरकार है वो एक कमेटी बनाई है उन्होंने कि जो कोस्टल शिपिंग है उसकी गाइडलाइंस को निर्धारित कर दिया जाए, राइट। एंड इस कमेटी को चेयर कौन करेंगे, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं वो इसको चेयर करने वाले हैं। जल्दी से बता दीजिए मुझे दीनदयाल पोर्ट कहाँ पर है, बताएंगे, चलिए बताइए दीनदयाल पोर्ट कहाँ पर है। सो बेसिकली कोस्टल शिपिंग गाइडलाइंस में जो हमारे कार्गोज जाते हैं वो भी, और जो इंसान यहाँ से वहाँ फेरीज के थ्रू जाते हैं, उन सब से रिलेटेड गाइडलाइंस को बनाने के लिए कमेटी गठित की गई है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है उसको लीड करेंगे यानी हेड करेंगे। PM मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट फेज ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसका जो पहला फेज है वो पूरा हो गया और उसको PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, राजस्थान के अंदर किया, राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको किया गया, राइट। और ये 246 किलोमीटर का दिल्ली दौसा लालसोट, ये पूरा एक बेल्ट अभी बना है, स्ट्रेच बना है। और ये जो दिल्ली से जयपुर का ट्रैवल टाइम है ना, यूजली 5-5.5 घंटे रहता था, उसको 3.5 आवर्स तक कट डाउन कर देगा, ठीक है। अभी आगे और बनेगा तब पता पड़ेगा। 8 लेन तक इसको किया जा सकता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरे को, एंड 1400 किलोमीटर लॉन्ग ये है जो पूरा बन रहा है।
Which country leads the International Biofuels Alliance? So International Biofuels Alliance again एक ऐसी पहल है जो इंडिया कर रहा है और USA और ब्राज़ील ने अग्री किया है कि हाँ जी हम आपको बैक करेंगे, इसमें आप ऐसा अलायंस बनाइए, हम आपके साथ हैं, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, सुना है ना। तो उसी तरह से ये चीज़ है। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, कौन सा देश है भाई? इंडिया है। G20 मीटिंग के अंदर इंडिया लॉन्च करेगा, G20 का जो पूरा समिट होगा ना, एनुअल समिट, उसके अंदर इंडिया लॉन्च करेगा इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, और उसमें USA और ब्राज़ील क्यों बैक करेंगे, इन दोनों का नाम क्यों लिया गया? बिकॉज ये सबसे ज़्यादा बायोफ्यूल में एक्टिव कंट्रीज़ हैं, राइट। एंड US नंबर 1 और ब्राज़ील नंबर 2 पोजिशन पे हैं बायोफ्यूल्स में। लार्जेस्ट बायोफ्यूल मार्केट जो है ना वो इन 2 कंट्रीज़ के अंदर है, ठीक है। और ये 84% ऑफ वर्ल्ड्स इथेनॉल प्रोडक्शन एंड 26% ऑफ वर्ल्ड्स बायोडीजल प्रोडक्शन यहीं होता है US और ब्राज़ील के अंदर। एंड अगर हम बात करें इंडिया ने क्या टारगेट रखा है या रखेगा, सो 20% इथेनॉल ब्लेंड इन गैसोलीन बाय 2025, ये हमारा टारगेट है ऑलरेडी, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। नमामि गंगे मिशन 2 अप्रूव्ड विद अ बजटरी आउटले ऑफ 22,500 करोड़। नमामि गंगे मिशन का सेकेंड फेज, और उसको अप्रूवल मिला है एक आउटले का, कितना आउटले है? 22,500 करोड़, ठीक है। ये मोटी सी न्यूज़ है, और ये आउटले कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। नमामि गंगे क्या है भाई? नमामि गंगे क्लीन करने का, गंगा को, है ना, वाइबल रखने का, ये पूरा इनिशिएटिव था। देन फर्स्ट G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग। अब कौन सी मीटिंग है ये? सबसे पहले एजुकेशन ग्रुप की मीटिंग देखी थी, फिर हमने कौन सी देखी थी? फिर हमने जो हमारा नेचर है ना, एनवायरनमेंट रिलेटेड हमने देखी थी, वो बैंगलोर में हो गई। अब है कल्चर रिलेटेड। सो देखो कीवर्ड पकड़ोगे तो भी चल जाएगा, आपको पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ सो एंड सो, नहीं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हुई थी तो ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट जैसा कुछ था, बैंगलोर हमने याद कर लिया। फर्स्ट G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग है, ये कहाँ? खजुराहो मध्य प्रदेश। और खजुराहो को हम एक कल्चरल हब बोल सकते हैं, और वहाँ पे ही कल्चरल ग्रुप की मीटिंग रखी गई, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ये इसकी थीम थी। रैम्पिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जो इंडिया है, जो इंडियन बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो हम गुड नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में चला रहे हैं, जिससे कि हमारे बॉर्डर्स और स्ट्रॉन्ग हो सके, और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं, कौन है? S जयशंकर जी। उन्होंने रिसेंटली बताया कि भाई नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स पे, और जो हमारा चाइना के साथ LAC वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पे हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, UK यानी उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे बढ़ाया जा रहा है, कनेक्टिविटी बूस्ट की जा रही है, प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। तो वही हम देख लेते हैं इन एरियाज़ में हमारे नेबरिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक है। नेपाल के साथ में देखिएगा, एक तो मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन है, मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन है। ये बॉर्डर क्रॉस करेगी पेट्रोलियम ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। देन महाकाली मोटरेबल ब्रिज है जो कि महाकाली नदी पे बन रहा है, ये अगेन एक प्रोजेक्ट है नेपाल के साथ। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, मैत्री सेतु हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन है, जो कि पेट्रोल प्राइसेस जो है बांग्लादेश में और रोड कंजेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसको कम करेगा। म्यांमार के साथ में हमारा प्रोजेक्ट देखें तो सितवे पोर्ट प्रोजेक्ट हो गया, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो गया। एंड देन भूटान के साथ अगर हम बात करें, नेपाल के इधर ही ऊपर भूटान, तो ड्राई पोर्ट है पाशाखा बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल, जो कि डेवलप किया जा रहा है, ये भूटान के साथ का प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम थोड़े थोड़े दिमाग में रखिएगा। प्रोजेक्ट का नाम पूछ करके कहा जा सकता है कि भाई इंडिया के साथ कौन से देश इसमें इन्वॉल्व है, राइट। चलिए, देन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कैंपेन एम्ड एट एंडिंग फाइलेरियासिस डिजीज। एक बीमारी है जिसका नाम है फाइलेरियासिस, और उसको ख़त्म करने के लिए एक मास ड्रग कैंपेन, ड्रग दवाई का मतलब है यहाँ पे, है ना, उसको चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। फाइलेरियासिस को 2027 तक खत्म करना ये एम रखा गया। अब देखो, जैसे ही न्यूज़ में कोई बीमारी का नाम आ जाता है तो अब उस बीमारी का सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कैसे होती है, किसके थ्रू होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देख लीजिए, पहले तो हाई बर्डन स्टेट्स जहाँ पर इसके ज़्यादा पेशेंट्स देखने को मिले हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, UP, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ओडिशा, ये सारे हाई बर्डन स्टेट्स हैं।
उसके अलावा फाइलेरियासिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, पैरासाइट परजीवी हमारी बॉडी में आता है और किसके थ्रू आता है, मस्कीटो के थ्रू आता है, इन्फेक्टेड मस्कीटो के थ्रू। तो ये एक मच्छर, वही एक मच्छर है, मलेरिया का दूसरा मच्छर है, डेंगू का दूसरा मच्छर है, फाइलेरियासिस का अलग मच्छर है। सो मस्कीटो, जो भी इन्फेक्टेड मस्कीटो होगा वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक टेप जैसे वर्म्स होते हैं, पैरासिटिक, वो पैरासाइट्स होते हैं, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं और उससे हमें फाइलेरियासिस होता है। और वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं जहाँ पे भी मच्छर ज़्यादा होंगे वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अब देखिए नॉर्मल लेग है और ये फाइलेरियासिस के बाद में, ठीक है। सो वेक्टर कंट्रोल एक तरीका है इस बीमारी को रोकने का, वेक्टर यानी जो ये बीमारी लेकर के आ रहा है। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, और क्या करें कि प्रॉब्लम ना बढ़े, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल रहेंगी। ऑलराइट, एक सेकेंड पीछे आइए। ये हमने, ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ही ली हैं, बाकी आप और पोस्टर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। रेल कौशल विकास योजना, अब एक और योजना है, सारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान दीजिएगा। रेल कौशल विकास योजना, कौशल विकास यानी आपका जो भी हुनर है रेल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ उसको ग्रो किया जाएगा। सो स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, स्पेशल फोकस किस पे है, ऐसे जॉब्स में ट्रेनिंग देना जो कि रेलवेज के लिए रेलिवेंट है, और इसके बाद सर्टिफिकेशन वगैरह दिया जाएगा। रेलवे मिनिस्ट्री है जो कि नोडल मिनिस्ट्री होगी, ठीक है। की फीचर्स देख लीजिए, 14 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन वो सारे ऐसे वर्क्स हैं जो कि रेलवेज़ में भी काम आते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। इसके बाद कोई जॉब गारंटी नहीं है, हाँ आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, उसको दिखा करके आप नौकरियों वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर 10th पास हैं और 18 to 35 ईयर्स के हैं तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। कैबिनेट अप्रूव्स वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को दी है मंजूरी। नाउ व्हाट इज दिस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम? सो बेसिकली जो भी बॉर्डर विलेजेस होते हैं ना, जो बॉर्डर्स के आसपास वाले गांव होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम चालू किया गया है, और फिनेंशियल ईयर 22-23 से 25-26 तक इसको फाइनेंशियल आउटले मिला है 4800 करोड़ का, राइट। क्या होगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं वहाँ पे, जो भी रोज़गार दिया जा सकता है, जनमान जो भी लोग हैं उनकी लाइफ को इजी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, वो सब होगा। और कौन से गांव हैं ये? बॉर्डर एरिया के पास वाले गांव हैं। समझ में आ गया जी। फर्स्ट फेज में 663 विलेजेस हैव बीन टेकन अप। MEA launches M-Passport Police app. Now what is this MEA? Ministry of External Affairs. Ministry of External Affairs ने लॉन्च की है M-Passport Police app। ये क्या करेगी? पासपोर्ट जब हम बनवाते हैं, रिन्यू करवाते हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन आता है और उसके अंदर कई दिन लग जाते हैं ना, तो अब ये ऐप के थ्रू वो काम जल्दी हो जाएगा। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, नाम ध्यान रखेंगे, और वेरिफिकेशन पीरियड 5 दिन तक का रह जाएगा। विल कट डाउन द वेरिफिकेशन पीरियड टू 5 days। वेरिफिकेशन फास्ट हो पाएगा। कैबिनेट अप्रूव्स द एक्सटेंशन ऑफ टर्म ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत की जो 22वां विधि आयोग है या 22nd लॉ कमीशन जो है उसका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, टर्म जो है 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का उसको एक्सटेंड कर दीजिए टिल 31 अगस्त 2024, ठीक है। और इस चलते अब ये जो 5 मेंबर लॉ कमीशन है ये 3 साल के लिए फंक्शनल होगा, ओके। अब देखिएगा कि ये लॉ कमीशन क्या होता है। लॉ कमीशन क्या होता है? रिकमेंडेशंस देगा कोई भी सिचुएशन स्टडी करके, और लेकिन ये जो रिकमेंडेशन होती है ये बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर कि नहीं आप मानिए ही मानिए, रिकमेंडेशंस हैं, कमीशन हैं। इसको चेयर कौन कर रहे हैं? फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी, वो चेयरपर्सन हैं 22nd लॉ कमीशन के, और वही अभी भी बने हुए हैं। तो ये कौन चेयर कर रहा है ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बस इतना ही, आगे चलो। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और जानकारी चाहिए तो ये सब कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो देख लीजिए। लॉ कमीशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा सेटअप की जाती है, एंड ये रिफॉर्म्स जो भी लाने हैं ना लॉज के अंदर, जो भी बदलाव लाने हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक कोई इंसिडेंट्स हो गया उससे रिलेटेड अगर कोई बदलाव लाने हैं या ऑन इन जनरल लाने हैं, तो ये रिकमेंडेशन करती है, बट दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, राइट। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में सेटअप हुई थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, लेकिन अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1955 के अंदर पहली लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया में सेटअप हुई थी। अच्छा, ये जो हमारा आप इंडियन पीनल कोड देखते हो ना,
दफ़ा इसके तहत ये हुआ है, सेक्शन दिस एंड धारा ये धारा वो, है ना। सो इंडियन पीनल कोड 1860 जो है ये किसकी रिकमेंडेशन पे बना था? ये बना था मैकॉले कमीशन की रिकमेंडेशन पे। इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में देख लिया जाता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मिल जाएंगे एक ही जगह। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिवाइज गाइडलाइंस फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MP लैड्स। MP लैड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंदर रिवाइज गाइडलाइंस आ गई हैं। हर साल ना MPs जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, उनको कुछ बजट मिलता है कि भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको जो भी डेवलपमेंट वर्क करना है आप इससे कर सकते हो, लेकिन वो काम कितना ढंग से हुआ, ट्रांसपेरेंसी कहाँ एलोकेट हुआ, कितना यूज़ हुआ, इन सबको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अब एक रिवाइज गाइडलाइन आ गई है कि जो भी काम है वो फंड फ्लो का वो एक वेब पोर्टल के थ्रू होगा। ओके, और उसके ऊपर सारी जानकारी आपको एक्सप्लिसिट रखनी पड़ेगी, यानी दिखा के रखनी पड़ेगी। और बस यही एक अपग्रेडेशन या फिर आप बोलिए एक रिविजन आया है, ठीक है। और तो इसमें कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं, MP लैड्स के बारे में और देख लीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम क्या है? सो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1993 में बनाई थी। ये अगेन MPs को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा राज्यसभा के, उनको इनेबल करता है कि भाई आपको हर साल 5 करोड़ रुपए मिलेंगे 2 इंस्टॉलमेंट्स में, और आप उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट वर्क में लगा सकते हो। पहले से बताओ क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है एक्सेट्रा, और उसकी ट्रांसपेरेंसी अब आप मेंटेन कर पाएंगे। इसको लॉन्च कब किया था MP लैड्स को? 1993 में नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी ना, उस समय इसको लॉन्च किया गया था। PM नरेंद्र मोदी चेयर्ड 41st एडिशन ऑफ प्रगति इंटरैक्शन मीटिंग। सो प्रगति इंटरैक्शन मीटिंग का 41st एडिशन हुआ, PM मोदी साहब ने उसको चेयर किया। और ये प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इंटरैक्शन। तो बेसिकली जितनी भी राज्य सरकारें वगैरह हैं वो आती हैं, और या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नोडल मिनिस्ट्रीज़ हो गई, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हो गई या डिपार्टमेंट्स हो गए जिनको कुछ ना कुछ मेजर काम दे रखा है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल एंड स्टेट साथ में आएंगी और डिस्कशन करेंगे प्रगति के ऊपर, काम पे कितनी प्रगति हुई है। प्रगति का फुल फॉर्म हो गया प्रोएक्टिव गवर्नेंस, आगे होकर के आपने क्या क्या कदम उठाए हैं, एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो इनके ऊपर चर्चा की जाती है। प्रगति इंटरैक्शन को 2015 में ही लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत, कि ऑनलाइन हम आ जाएंगे, आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। अब नेशनल न्यूज़ कैटेगरी में हम शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं, वो न्यूज़ जिसमें सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बारिसु कन्नड़ दिम दिमाव कल्चरल फेस्टिवल। ये जो बारिसु कन्नड़ दिम दिमाव फेस्टिवल है ये दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया गया, लेकिन किसके कल्चर को सेलिब्रेट किया जा रहा था? कर्नाटका के कल्चर और ट्रेडिशन को सेलिब्रेट किया जा रहा था इस फेस्टिवल में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। Then PM Modi inaugurated the 3-day-long उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन लखनऊ। यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था इस बार का, कहाँ हुआ? लखनऊ के अंदर हुआ। बेंगलुरु होस्टेड, 2 होस्ट नहीं है, बेंगलुरु होस्टेड द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। अब देखो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड भी बेंगलुरु के अंदर हुई थी, अब एनर्जी ट्रांजिशन वाली भी बेंगलुरु के अंदर हुई है। एसोसिएशन बना लीजिए। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियन प्रेसिडेंसी टू बी नहीं हो चुकी है, हेल्ड इन जोधपुर। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वर्किंग ग्रुप जोधपुर राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो गई। एंड फाइनल शॉर्ट न्यूज़ इज नेदरलैंड्स इमर्ज्ड एज इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन आफ्टर US एंड UAE। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाद तीसरे नंबर की हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन सी उभर के आई? नेदरलैंड्स आई, और ये अप्रैल टू दिसंबर 2022 तक की बात है। अच्छा, अभी और भी है। So India, France and UAE announced formal trilateral cooperation initiative डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी में। तो उनसे 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने बोला हम साथ में आकर के इन एरियाज पे काम करेंगे। इंडिया, फ्रांस एंड UAE। कौन कौन से एरियाज है? डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इनमें हम ट्राइलेटरल कोऑपरेशन बनाएंगे। IIT Madras to receive 242 crore over a period of 5 years to undertake research on lab grown diamonds। लैब में डायमंड्स बनाना है ना। सो लैब ग्रोन डायमंड्स पे काम करने के लिए IIT मद्रास को 242 करोड़ मिलेंगे अगले 5 सालों में। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने, या होम मिनिस्टर, इन्होंने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड टू हरियाणा पुलिस ऑन February 14 आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए। सो प्रेसिडेंट्स कलर अमित शाह जी ने दिया, किसको दिया? हरियाणा पुलिस को दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाता है जितना भी नेशनल न्यूज़ है वो खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ न्यूज़ विच इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस। और ये सिर्फ बैंकिंग के बच्चों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। ओके,
अब देखिए रेपो रेट रिवाइज हुआ और उसके साथ साथ बाकी भी सारी रेट्स हम एक जगह देख लेते हैं। रिजर्व बैंक इंक्रीज द रेपो रेट बाय 0.25% और अब ये बढ़ के कितना हो गया, 6.5% हो गया। रेपो रेट क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक से जब लोन लेंगे या बोरोइंग लेंगे, जैसे आपने उनसे लोन लिया है तो उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो आगे से लोन ले रहे हैं ना। तो जब सेंट्रल बैंक से बाकी बैंक्स लोन लेते हैं तो वो कितना इंटरेस्ट देंगे, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। किस रेट पे आप लोन ले रहे हो, किस रेट पे आप बोरोइंग ले रहे हो, उसको रेपो रेट कहा जाता है। जितनी ज़्यादा महंगी आपको बोरोइंग मिलेगी उतना ज़्यादा आप दूसरों को लोन महंगा दोगे, तो हमारी जो EMI चल रही हैं, जो हम लोन अब लेंगे, उनकी वैल्यू जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो रेपो रेट कितनी है भाई, 6.50। रिवर्स रेपो रेट इज 3.35। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75। बैंक रेट 6.75 चल रही है। देन CRR कैश रिजर्व रेशियो जो है 4.50, SLR स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% एंड SDFR दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिटिव फैसिलिटी रेशियो इज 6.25। इनको सीधा सीधा दिमाग में बिठाना है। अब ये सब क्या होते हैं, इसके लिए फिनेंस की क्लासेस लीजिए जो पायल मैम ले रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी वैसे समझा दिया है, नहीं तो क्लासेस में जाइए और वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। अच्छा, बैंकिंग और इकोनॉमिक एंड फिनेंस के CA भी आते हैं वीकली अलग से, मंडे को 7 PM, ओके। और मंडे को ही सुबह 7 PM जनरल वीकली आता है, सिर्फ बैंकिंग फिनेंस नहीं, ओवरऑल। तो काफ़ी सारे करंट अफेयर की तैयारी चल रही है चैनल पे, अगर आप ढंग से फॉलो कर लो सब कुछ तो एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लेटफॉर्म। चलो, सो नेक्स्ट न्यूज़ पे इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए बता रहे हैं GDP ग्रोथ फोरकास्ट। सो RBI ने GDP ग्रोथ फोरकास्ट किया है 6.4% से 7% पे वो ले आए हैं, ओके। सो जो करंट 22-23 का जो फोरकास्ट है वो इंक्रीज कर दिया है 6.8 की बजाय 7%, RBI का फोरकास्ट है। अगले साल की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो ये 6.4% फोरकास्ट किया है RBI ने। ठीक है जी, व्हाट एल्स। रेपो रेट मैंने आपको समझा दिया, आगे चलते हैं। Then IMF expects Indian economic growth to slow down to 6.1% in 2023. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई जो आपकी ग्रोथ रेट है वो 2023 में थोड़ी नीचे आएगी, फिर 2024 में ऊपर जाएगी। तो 2022 में 6.8 इन्होंने बताई थी IMF ने। अब 2023 में इट इज सेइंग दैट 6.1 जाएगी, डिप करेगी और उसके बाद पिकअप होगी, वापस 6.8 आएगी 2024 के अंदर। IMF ने ये भी एक्सपेक्ट किया है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है, ये तो इंडिया की बात हुई थी, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो अराउंड 3.4% 2022 की रहेगी, 2.9 23 की, और फिर 3.1 राइज करेगी 2024 में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। IND-RA प्रोजेक्टेड इंडियाज FY24 ग्रोथ एट 5.9%। RBI के एस्टिमेट से भी नीचे। RBI ने कितना बोला, 6.4% हमारी GDP ग्रो करेगी 2023-24 में, लेकिन ये जो IND-RA है, IND-RA क्या है भाई, ये देखो 100% ओन्ड सब्सिडरी है ये फिच ग्रुप की, और ये एक बेसिकली क्रेडिट रेटिंग और रिसर्च एजेंसी है जिसने की रेटिंग दी है, और इसने बोला है कि 23-24 का हमारा जो प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट है वो 5.9% है। बस आगे चलो। इंदौर बिकम्स द फर्स्ट सिविक बॉडी इन द कंट्री टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। पहली सिविक बॉडी, इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं फंड रेज करने के लिए। तो ये ऐसे बॉन्ड्स जो कि फंड क्यों रेज कर रहे हैं, किसी ना किसी ग्रीन इनिशिएटिव में लगाने के लिए, राइट, उनको ग्रीन बॉन्ड्स कह दिया जाता है। तो इंदौर पहला फर्स्ट सिविक बॉडी बन जाता है ऐसा करने वाला, और 244 करोड़ ये ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू रेस करेंगे। ग्रीन बॉन्ड्स को पहली बार यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कब अनाउंस किया था, 22-23 के बजट प्रेजेंटेशन के दौरान किया था। ओके, एंड व्हाट एल्स, ये मैंने आपको बता दिया कि फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग या रीफाइनेंसिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरनमेंट और क्लाइमेट, उन्हीं को हम ग्रीन इनिशिएटिव्स बोलते हैं। तो उसमें अगर आपको पैसा लगाना है रेज करके तो ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है, बॉन्ड के थ्रू। सेबी नोटिफाइज ब्लू एंड येलो बॉन्ड्स। अब सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने ब्लू और येलो बॉन्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए ग्रीन बॉन्ड्स को ही फर्दर और कैटेगराइज करने के लिए। तो अगर आप वाटर से रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट या मरीन सेक्टर में ग्रीन वर्क करना चाह रहे हो तो आप ब्लू बॉन्ड्स निकाल सकते हो। अगर आप सोलर एनर्जी के फील्ड में पैसा लगाओगे बॉन्ड्स इशू करके, ग्रीन बॉन्ड्स इशू करके, तो आप उनको येलो बॉन्ड नाम दे सकते हो। तो सेबी ने क्या किया है, दो और टर्मिनोलॉजीज डाल दी हैं, येलो एंड ब्लू बॉन्ड। और ये किसको हेल्प करेगा, ये ग्रीन बॉन्ड्स को ही हेल्प करेगा, उन्हीं का फर्दर कैटेगराइजेशन मान लीजिए। अडानी ग्रुप अक्वायर्स हैफा पोर्ट फॉर $1.2 बिलियन। अडानी पोर्ट ने हैफा पोर्ट को अक्वायर किया है
$1.2 बिलियन की डील में। और ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये है इजराइल के अंदर। ओके, सो इजरायली पोर्ट है हैफा का, और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनके बीच में ये डील साइन हुई है। अगर हम हैफा पोर्ट की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ शिपिंग कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, लूज माल ना भेज करके हम बड़े बड़े कंटेनर्स में सामान डालते हैं और उनको शिप किया जाता है। सो इंडिया अभी कंटेनर्स वाली शिपिंग में बहुत पीछे है। लेकिन अगर हम बात करें हैफा पोर्ट की, तो इजराइल का सेकेंड बिगेस्ट है जो कि शिपिंग करता है कंटेनर्स की, एंड बिगेस्ट है जब हम टूरिस्ट क्रूज शिप की बात करें, तो टूरिस्ट क्रूज यहाँ पे अच्छे चलते हैं। T+1 सेटलमेंट टू स्टार्ट इन इंडिया। नाउ व्हाट इज दिस T+1 सेटलमेंट? अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में डील करते हो, स्टूडेंट्स भी आजकल करते हैं, सिप्स वगैरह लेते हैं ना, तो अगर आप किसी भी मॉनेटरी सिक्योरिटीज़ में, बेसिकली किसी सिक्योरिटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो अभी तक T+2 सेटलमेंट चलता है। यानी जिस दिन आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सिक्योरिटी बाय की है, तो वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट, या आपने सेल की है, तो वो पैसा आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कब करेगा? जिस दिन आपने ट्रेड किया +2 डेज। ठीक है, लेकिन अब बहुत जल्दी इंडिया के अंदर T+1 सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर आज आपने बेचा है तो अगले ही दिन आपको वो पैसा अपने अकाउंट में दिख जाएगा। सो चाइना है जिसमें T+1 चल रहा है। अब इंडिया सेकंड कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड का टू स्टार्ट ट्रेड +1 सेटलमेंट साइकिल इन टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज। सिंपल टर्म्स में, जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक 2 दिन लगते हैं पैसे को हमारे अकाउंट में आने में, अब एक ही दिन में आ जाएगा। इस दिन आपने ट्रेड किया T+1, यानी आज अगर फॉर एग्जाम्पल आज कौन सा दिन है? आज अगर फ्राइडे है, आपने अगर किया, फ्राइडे सैटरडे हटा दीजिए, अगर आज मंडे है, मंडे को आपने ट्रेड किया, तो ट्यूसडे वेडनेसडे T+2 में रिफ्लेक्ट होता था। अब अगर आपने मंडे को ट्रेड किया है तो ट्यूसडे को ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है इसमें, इतनी सी बात है। आ जाओ। ABP अप्रूव्स 130 मिलियन लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन अप्रूव किया है? 130 मिलियन का लोन अप्रूव किया है हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए। हॉर्टिकल्चर इज बागवानी। सो जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ नहीं, बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं, उनको उनके ऊपर R&D करना, किस तरह के लगाए जाएं, उनको ग्राफ्टिंग कैसे करनी है, उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है ना, तो जो बागवानी होती है उसके लिए $130 मिलियन का लोन सैंक्शन या अप्रूव किया है। और हिमाचल प्रदेश में जहाँ हाफ ऑफ इट्स लैंड माउंटेनियस है, वहाँ पे वैसे ही दिक्कत आती है, और 90% उसकी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है और एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ये लोन अमाउंट काफ़ी काम आएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की आपको ट्रिविया दिख रही थी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है वो हॉर्टी और कल्चर से मिलकर बना है। हॉर्टी इज बेसिकली टेकन फ्रॉम हॉर्टिस, जिसका मतलब होता है गार्डन, और कल्च्यूरा जिसका मतलब होता है कल्टिवेशन। तो गार्डन का कल्टिवेशन यानी वो ब्रांच है ये एग्रीकल्चर की जो कि प्लांट्स या गार्डनिंग से डील करती है, जिसमें फल फूल, देन फ्लावर्स, फूल तो फ्लावर्स हो ही गए, वेजिटेबल, सीड्स, हर्ब्स, स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट, द यूनियन बजट 23-24 हैज एलोकेटेड 2516 crores फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ विच यूनिट ओवर द नेक्स्ट 5 years। यानी कि केंद्रीय बजट 2023-24 में रुपए आवंटित किए गए हैं अगले 5 वर्षों में किस इकाई को कंप्यूटरीकरण करने के लिए। कितने रुपए? 2516 करोड़। हिंदी में थोड़ी त्रुटि है, काइंडली इग्नोर इट। सो PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ जो होती हैं ना, जो बिल्कुल ग्रास रूट पे काम करती हैं, इनको कंप्यूटराइज करने के लिए, यानी सारा काम यहाँ डिजिटल हो सके, इसके लिए एलोकेट किए गए हैं 2516 करोड़ रुपीज़ यूनियन बजट के अंदर। समझ में आ गया? अब ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, हेड कौन करता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या SCBs जिनको हम बोलते हैं। और जो एम है इस अमाउंट का, तो ये जो PACS हैं इनको पूरी तरह से डिजिटल बनाना, ताकि जितने भी जो भी डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं ना, रुपए भेजे जाते हैं खातों में, तो वो इन्हीं के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक लेवल पे आ जाता है PACS, और इसी को डिजिटलाइज करना है ताकि सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो सके। हाँ भाई, इतना रुपया इस तक पहुँच गया है, नहीं पहुँच गया है, तो स्टेट लेवल तक तो चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तक, लेकिन जो ग्रास रूट वाले हैं PACS हैं, उनको भी डिजिटलाइज करने के लिए काम किया जाएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बेसिक यूनिट है एंड स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है। ये ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। अगर आप ये पूरा देख सकते हो तो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर अर्बन कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव आ जाते हैं। रूरल कोऑपरेटिव में भी एक है जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, एक लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं। अब अगर आप शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे तो स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, और ये रहा PACS। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये स्टेट, रूरल और ये प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। सो बेसिकली
स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव और फिर आता है आपका PACS और इसी को डिजिटलाइज करने के लिए आउटले दिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगली न्यूज़ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप्स द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन ग्रोथ। लेंडर्स यानी जो लोन दे रहे हैं। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मर बन जाता है लोन ग्रोथ परसेंटेज का, यानी पिछले साल आपने जितना लोन दिया और अब आप जितना लोन दे रहे हो उसमें काफ़ी ग्रोथ आपने दिखाई है। ठीक है जी, 21.67% का इंक्रीज आपने ईयर बेसिस पे शो किया है। और इट इज़ फॉलोड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो नॉट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट शुड बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, BOM फॉलोड बाय, हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड देन फॉलोड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। PM मोदी सिंगापुर काउंटरपार्ट लॉन्च रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज। सो इंडिया और सिंगापुर का पेमेंट लिंकेज सिस्टम स्टार्ट हो गया है। यहाँ से वहाँ से यहाँ पैसे भेजे जा सकते हैं। पे नाउ और UPI का लिंकेज है। किसका है? पे नाउ सिंगापुर बेस्ड पेमेंट गेटवे है और UPI इंडिया का है। इन दोनों का हो गया है लिंकेज। समझ में आ गई बात जी? कोई प्रॉब्लम? बस आगे चलो। Indian economy to grow at 6.5% in 2023 says इकोनॉमिक सर्वे, और इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा 25-26 तक। तो इकोनॉमिक सर्वे जो था, इकोनॉमिक सर्वे पे पूरी अलग से क्लास ले रखी है पूजा मैम ने, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, चैनल पर डली हुई है। करंट GK प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। इसी तरह से बजट के ऊपर पूरी अलग से क्लास ले ली गई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो करंट GK प्लेलिस्ट के अंदर, राइट। सो अब ये इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा 23-24 पे हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो करना एक्सपेक्टेड है? 6.5% और $5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बन जाएंगे 25-26 तक। अब हम लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, विच इज़ बजट हाईलाइट्स। हम पढ़ रहे हैं फरवरी की फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाली न्यूज़, राइट। और इसमें अगर हम बजट डिस्कस ना करें तो कुछ नहीं हुआ फिर तो अब बजट के सिर्फ हाईलाइट्स पढ़ेंगे। बाकी डिटेल अगर आपको और पढ़ना है तो आप जा करके वो वाला वीडियो विजिट कर लीजिएगा पूजा मैम का, जो मैंने रेफर किया। सप्तऋषि प्रायोरिटीज रखा गया इस बार, यानी 7 प्रायोरिटीज को बजट में टॉप पे रखा गया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका विकास जो होना है। रीचिंग द लास्ट माइल, यानी बिल्कुल जो गरीब तबके हो गए, ट्राइबल एरियाज हो गए, वहां तक भी पहुंचना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अनलीशिंग द पोटेंशियल, यानी इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह बहुत की जाएगी, हुनर वगैरह सिखाया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, इनको रखा गया सप्तऋषि यानी 7 टॉप प्रायोरिटीज। अब हम बात करते हैं यूनियन बजट के अंदर एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, ये एक टर्म सुनने में आई। सो यूनियन मिनिस्टर जी ने 1.25 लाख करोड़ एग्रीकल्चर को दिए हैं। ओके, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड क्या है अब ये समझिए। सो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, जो रूरल इंडिया है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए फंड तो आपने दे दिया 1.25 लाख करोड़, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे होगा? जो स्टार्टअप्स होते हैं रूरल एरियाज के अंदर, यूथ आए और वहाँ पे स्टार्टअप करें, इन सबको बढ़ावा देने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। सो प्रोवाइड इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सोल्यूशंस एंड स्टार्टअप इन रूरल एरियाज, ये एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड रखा गया है 1.25 लाख करोड़ का। एंड गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जो 10,000, अभी तक क्या है 2,000 एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स हैं। अगर बात करें जब ये बजट लाया गया तो इसको कोशिश की जा रही है कि 10,000, मोर देन 10,000 एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स रजिस्टर हो जाएं। ठीक है जी, चलें आगे। अब कौन कौन से एरियाज में कितने फंड एलोकेट किए गए, सीधा सवाल उठ करके आता है। और ये जो राशि आपको दिख रही है ये लाख करोड़ में है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 5.94 लाख करोड़। ओके, देन रोड एंड हाईवेज 2.7, रेलवेज 2.41। तो अगर आप देखोगे रेलवेज को ज़्यादा बजट है थोड़ा सा, तो कंपेरेटिव करके करोगे दिमाग में थोड़ा टिकेगा। कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.06, होम अफेयर्स 1.96, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 1.78, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 1.25, कम्युनिकेशन 1.23। 123 बोलो, कहते हैं ना ऐसे 1 2 3 स्टार्ट हो जाओ, तो उससे आप 1.23 याद रख सकते हो। सवा रुपए दिए हैं एग्रीकल्चर को, ऐसे चाहो तो याद रख सकते हो। 1.25 अभी भी किया था हमने, एक्सेलरेटर फंड देखा है हमने। तो इस तरह से छोटी छोटी टेक्निक लगा के आप दिमाग में बिठा सकते हो। नेक्स्ट, फंड्स एलोकेटेड फॉर मेजर स्कीम्स या प्रोग्राम्स या जो भी मॉडल्स चल रहे हैं, ये करोड़ रुपीस के अंदर है, लाख करोड़ नहीं है, ये करोड़ है। सो जल जीवन मिशन को 70,000 करोड़, फार्मास्यूटिकल को 1250 करोड़ 1250 करोड़, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे ये खोले जाते हैं, तो 5943 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी हमने देखा ही था, तो 79,590 करोड़। फेम क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
को लाने के लिए जो स्कीम्स लाई गई उसका फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। तो इसके चलते सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, इसको 5172 करोड़। एंड नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए 2491 करोड़। तो ये आउटलेज रखे गए। अब फिनेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट्स हुए, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को सेटअप किया जाएगा जहां से इन्फो ली जा सकती है। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर को क्रिएट किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम, एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी स्कीम को 2 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं। महिला सम्मान बचत पत्र जो कि बेसिकली स्मॉल सेविंग स्कीम है, उसको अनाउंस किया गया कि शुरू होगी। एंड इंक्रीज मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट, जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो 15 लाख तक का डिपॉजिट अपना सेविंग के तौर पे रख सकते थे, अब उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देन पीवीटीजी, सो मिशन फॉर वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिन्हें पीवीटीजी कहा जाता है। तो ट्राइबल एरियाज में भी, जनजातियों में भी कुछ ऐसा ग्रुप है जो कि बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है। वो एग्रीकल्चर भी बहुत पुराने समय जैसा कर रहे हैं, उनका कल्चर बिल्कुल ही कटा हुआ है बाकी सारे जगहों से। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे पीवीटीजी को देखा जाता है, अभी वो देखेंगे। लेकिन यूनियन बजट ने मिशन लिया है कि भाई ये जो पीवीटीजीज हैं इनके वेलफेयर के लिए अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। रीचिंग द लास्ट माइल, जो सप्तऋषि का एक मिशन है ना, वो इन्हीं के लिए है, वन ऑफ द 7 सप्तऋषि प्रायोरिटीज। सो इनको हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों से मेन स्ट्रीम से जोड़ना, और जितनी भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हो गए, जितने भी डायरेक्ट ट्रांसफर्स होंगे, बेनिफिट्स होंगे, वो इन तक भी पहुँचें। सो बजट ऑफ 15,000 करोड़ डेडिकेट किया जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। 15,000 करोड़, ह्यूज बजट हैज बीन गिवन टू इट। ठीक है, पीवीटीजी क्या होते हैं? सो देखिए, आउट ऑफ 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, 75 को पीवीटीजी की तरह आइडेंटिफाई किया गया, और ये 7 स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं। और कुछ क्राइटेरिया होते हैं, लाइक आई वाज टेलिंग यू, कि इनकी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो प्री एग्रीकल्चर लेवल्स जितनी है, यानी बहुत ही पुराने टूल्स के साथ कर रहे हैं। लिटरेसी ना के बराबर है, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हैं, पॉपुलेशन भी डिक्लाइन या स्टैग्नेंट हो गई, यानी अब इनकी पॉपुलेशन में पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। राइट। देन नमस्ते, नमस्ते ये प्रणाम नहीं है, प्रणाम थी इकोलॉजी के लिए, ये नमस्ते है जो भी सीवर टैंक्स होते हैं, गटर्स होते हैं, मैनहोल्स होते हैं, जिनको मैनहोल्स कहा जाता था, उसमें इंसान जा करके और वो सारी गंदगी साफ ना करें, अब मशीनीकरण हो जाए इसका, और उसके लिए है नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, अभी रिसेंट एग्जाम जो हुए ना उनमें पूछी भी गई है। सो इसके अंदर एलोकेट किए गए 100 करोड़ नमस्ते स्कीम के, और ये पहला चरण जो होगा उसके अंदर 1500 सिटीज़ को टेकअप किया गया है, और अमृत सिटीज़ को पहले लिया गया। अमृत सिटीज़ कौन सी हैं? वो सिटीज़ जिनको अच्छे से डेवलप करने के लिए आइडेंटिफाई किया गया, जिनमें वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटी सब कुछ अच्छे से दी जाएंगी। ठीक है, तो 100 करोड़ इसको दिए गए हैं। सेप्टिक टैंक्स की क्लीनिंग और सीवर्स की क्लीनिंग इंसान नहीं करेंगे, मशीनों के थ्रू होगा, और अगर इंसान करेंगे तो प्रॉपर गियर या किट पहन के करेंगे। उसी के साथ साथ किसी की भी मृत्यु ना हो, और सैनिटेशन वर्कर डायरेक्टली गंदगी के टच में ना आए। अगर उनको ये काम नहीं करना तो उनको दूसरे ऑप्शन दिए जाएं अपना रोज़गार करने के लिए। ठीक है, एंड बस यही है। अच्छा चलो मुझे बता दो, यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं, कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं नमस्ते स्कीम के लिए? ठीक है, बताइएगा नोडल मिनिस्ट्रीज़ कौन सी हैं। अब हमने बात की अमृत सिटीज़ की, तो यहाँ पे पीछे जाओ भाई, हाँ, तो ये रही अमृत सिटीज़ है ना। हमने अमृत सिटीज़ की बात की कि सबसे पहले अमृत सिटीज़ को चूज़ किया जाएगा नमस्ते स्कीम लगाने के लिए। तो अमृत सिटीज़ क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत सिटीज़ 2015 में ही इसको भी लॉन्च किया गया था। 500 ऐसी सिटीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको कि पहले डेवलप करेंगे, और जिसमें 60% अर्बन पॉपुलेशन देश की रहती है। इनको वाटर सप्लाई, सीवरेज, सेप्टिक मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रिंकेज, ग्रीन स्पेसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो अधिकतर आबादी शहरों की जहां कॉन्सेंट्रेटेड है उन शहरों को डेवलप किया जाएगा। देन यूनियन बजट 23 के अंदर यूनिटी मॉल्स टू बी सेटअप इन स्टेट्स। यूनिटी मॉल्स क्या हैं? जो GI टैग्स होते हैं ना, वहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर जगह का, उसको और प्रमोशन करने के लिए यूनिटी मॉल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक गोल है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को उसके
प्रोडक्ट से पहचान मिले, उसको बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल्स खोले जाएंगे और वहाँ पे जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट किया जाएगा। अभी ऑलरेडी जैसे केवड़िया गुजरात के अंदर एक यूनिटी मॉल काम कर रहा है, एकता नगर केवड़िया गुजरात में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये हमने पहले भी बात की है कि मेन प्रोडक्ट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट के उनको असिस्टेंस दी जाएगी कि आप उनको बनाइए और उनको ट्रांसपोर्ट कीजिए, क्योंकि उन्हीं से टूरिज़्म भी बढ़ेगा, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, चलो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग पढ़ा चुकी हूँ वैसे तो कई बार। जीआई टैग के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट जो उस ज्योग्राफी की वजह से जाना जाता है, जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल है ना, तो कोल्हापुरी चप्पल आप कहीं और भी बना लीजिए उस तरह की चप्पल, पर खासियत वहीं के चमड़े से उसको मिल रही है। जैसे कि हम बोलें दार्जिलिंग की चाय, तो चाय तो बहुत सारी है, लेकिन दार्जिलिंग की ही चाय में खास खुशबू है, टेस्ट है। तो किसी ज्योग्राफी की वजह से जब आपका प्रोडक्ट अनोखा होता है, निराला होता है, तो आप उसका ज्योग्राफिकल टैगिंग करवा सकते हो, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। ठीक है, चलिए शॉर्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं फटाफट। रिजर्व बैंक अनाउंस सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेकंड हैकाथॉन जिसमें हैकिंग स्किल्स वगैरह आपकी चेक की जाएंगी, नाम रखा गया हार्बिंगर और इसकी थीम थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 6%। अब ये किसने कहा? ये कहा फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी ने कि भाई 6% से ग्रो करेगी इंडियन इकोनॉमी। ठीक है साहब। HDFC बैंक ने MOU साइन किया है UAE बेस्ड लुलु एक्सचेंज के साथ में टू स्ट्रेंथन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन। ठीक है, HDFC बैंक एंड लुलु एक्सचेंज का टाई अप हो गया है साहब, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो पाएंगे गल्फ कोऑपरेटिव रीजन से। ओके, एंड जाते जाते आस्ता ला विस्ता जो भी कुछ बोलते हैं, बाय बाय करने से पहले साइनिंग ऑफ क्वेश्चन। आई एम साइनिंग ऑफ आज का, क्योंकि सेशन हो गया है खत्म। तो बताइएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू इलेक्टेड एज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ, कौन से देश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जी को इलेक्ट किया गया है। इन्होंने अभी पदभार नहीं संभाला है, अप्रैल से आई थिंक संभालेंगे, लेकिन इलेक्ट कर लिया गया है। तो देश का नाम बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगला जो वीडियो आना है 5th पार्ट जो आना है मंथली करंट अफेयर फरवरी का, उसके अंदर हम ये देखेंगे, बिकॉज हम उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडेक्स एंड रैंकिंग और स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। आई रियली होप आज जो भी पढ़ाया है, डिस्कशन किया है, सब समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।